चश्मा बहुत स्पष्ट है कि पिछले 4 साल की जो नाकामी रही है कि भाई जिसको हम रोज चर्चा करते थे कि विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है सत्ता का, तो वो उसमें से पूरी तरह फेल हुए हैं। 4 साल तक अपने पास इतने जो 36 विभाग क्यों दबा कर रखे गए, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और बधाइयां दी जा रही कि भाई कमाल कर दिया, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन सब साध लिए। ये कौन सी चर्चा है? आपको बताना पड़ेगा कि 4 साल तक आपने विभाग अपने पास क्यों दबा रखे थे, कारण क्या थे? सिर्फ फुटबॉल थी, आपसे जो है मन मुटाव था। क्या वो प्रचंड बहुमत देकर आखिरकार उत्तराखंड की जनता ने 47 विधायक चुनकर भेजे थे आपके, तो क्या इसलिए भेजे थे कि 4 साल तक आप काम न करो और 5वें साल में कहो कि साहब कमाल हो गया, धड़ाम हो गया, ये हो गया, सो हो गया? क्या मतलब इन बातों का? आपको बताना पड़ेगा जनता को कि 4 साल तक इन विभागों को दबाने के पीछे रहस्य क्या था, वो झगड़े क्या थे। और अब जब आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया हो गया, आपने 3-3 बार के 2-2 बार वालों को बना दिया, तो क्यों नहीं कहते कि हमने बिशन सिंह चौपाल को ठिकाने लगा दिया, 6 बार के विधायक को, 6 बार के विधायक बंशीधर भगत को ठिकाने लगा दिया? क्यों नहीं करे? 5 बार के विधायक अरविंद पांडे को ठिकाने लगा दिया, क्यों नहीं करे? ये तो कहना पड़ेगा ना। अगर आप इन बातों को नहीं कहेंगे तो फिर इसका मतलब ये चर्चा अधूरी है। और ये चर्चा अगर इस प्रकार से हम एक तरफ लेके चलेंगे कि भाई आज तो बहुत ऐतिहासिक निर्णय हो गया, बहुत सोच समझ के किया गया है, बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे, और आप लोग सब कह रहे हैं कि समय कम है। अगर समय कम है तो उसका जिम्मेदार कौन है? 4 साल किसने खा लिए? नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से एक बड़ी न्यूज। आज का दिन बहुत बड़ा उत्तराखंड के लिए। लंबे अरसे से कयास ही कयास लगाए जा रहे थे, आज कल कल परसों करके आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 5 नए चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए। उन चेहरों के बारे में शायद लोग कह रहे हैं कि उन चेहरों को भी पता नहीं था कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। कुर्ता सिलाए कोई और लोग बैठे थे, लेकिन जब शपथ ग्रहण सुबह हुआ तो तस्वीर साफ हो गई कि वो 5 चेहरे कौन से हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। वक्त बहुत कम, 9 से 10 महीने का चुनाव नजदीक है, और ऐसे में ये मंत्रिमंडल विस्तार कितना असर डालेगा, ये चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, इन चेहरों से कितना फर्क पड़ने वाला है, और आगे की सियासत और चुनावी शोर कैसे होगा, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अपनी इस चर्चा के जरिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सबका परिचय कराता हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मथुराजन जोशी जी बीजेपी से हैं, मेरे साथ राजेंद्र वीर जी शिक्षक हैं, हरे कृष्ण भट्ट जी कांग्रेस से हैं, और गजेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, बड़े भाई मेरे। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जोशी जी बधाई के साथ आप ही से मैं करना चाहता हूं कि बहुत वक्त लगा दिया आपने आते आते, और मंत्रिमंडल विस्तार अब हुआ है, इसे कैसे देखा जाए। और एक सवाल ये है, क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए आप लोग जुड़ पाते हैं, कि वो जो पुराने वाले चेहरे जिनके नाम चल रहे थे, जो कुर्ता सिलाए बैठे थे, उनको न देखकर इन 5 चेहरों पर भरोसा दिखाया गया, इसकी वजह क्या रही है? देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से लंबे अंतराल के बाद इंतजार भी हुआ, अंतराल भी हुआ कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। और हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि जब भी होगा किसी को पता नहीं चलेगा, और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट सामने आएंगे। ये बार बार इस बात को जब भी हम लोग बैठते थे या मंत्रिमंडल के बारे में कभी चर्चा, शायद आपके साथ भी हमने 1-2 चर्चाएं की थी, तो वही आज भी हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें कुछ नए चेहरे, 1-2 को छोड़कर बाकी सारे नए चेहरे हैं, जिनका जो लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं, और 2-2 3-3 बार के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार में हर वर्ग और समुदाय और संप्रदाय और क्षेत्र के का विशेष ध्यान रखा गया है, और कोशिश की गई है कि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का ध्यान रखा है। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जो नवनियुक्त मंत्री हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। अच्छी बात है। अब नए सिरे से, नए तरीके से, हालांकि समय आप ही कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, बहुत कम है। 9-10 महीने का समय है। जनवरी से हम चुनाव के मैदान में चले जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे। और लेकिन फिर भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, बहुत समझदार और बहुत ही अनुभवी लोगों को लिया गया है। कुछ नए लोग हैं, बाकी
दो लोग तो पुराने पहले मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, और कौशिक साहब पहले से महत्वपूर्ण मंत्रालयों में रहे हैं, उनका अनुभव भी है, 5 बार के विधायक भी हैं, इसीलिए खजानदास जी भी 4 बार के विधायक हैं, और जी 3 बार के विधायक आपके हमारे बत्रा जी हैं, बाकी 2-2 बार के सारे लोग विधायक हैं। उनका अपना अनुभव है, छात्र जीवन से सब लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के विस्तार से नए विकास को नए आयाम लगेंगे, और जी हमारे इन नेताओं का, जितने भी हमारे मंत्री बने हैं, इनके अनुभवों का लाभ निश्चित रूप से उत्तराखंड को प्राप्त होगा। जी। हरे कृष्ण भट्ट जी, आपने तो नए मंत्रियों को बधाई दी है आपकी पार्टी ने, और साथ ही ये भी कह दिया कि चलिए ठीक है, कांग्रेस के ज्यादातर लोग अब मंत्री बन रहे हैं बीजेपी में जाकर। आप कैसे देखते हैं इस विस्तार को? मैं तो आदरणीय जोशी जी, जो हमारे आदरणीय भी हैं और हमारे कांग्रेसी गोत्र के हैं आप भी, और जी मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, सभी समुदाय को उन्होंने जोड़ के जो है मुख्यमंत्री जी ने मंत्रालय दिए हैं। समुदाय जी तो नहीं, पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। आज भी जो है कांग्रेस का वो ग्रुप गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर सक्रिय है, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था 2016 में, 2016 में। तो वो ग्रुप आज भी जो है, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रेशर की वजह से कि सरकार न गिर जाए, इस वजह से जो है कांग्रेस के लोगों को मंत्री बनाया गया है। और जो निष्ठावान जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो आज भी जो है दरी बिछा के झाड़ू मारने का इंतजार कर रहे हैं। और ये इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि आज भी जो है कांग्रेस का प्रेशर पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है, इनके पास कुछ रह नहीं गया है काम करने लायक। ठीक। अभी जी, आप भी क्या प्रेशर पॉलिटिक्स देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा था अभी कुछ लोग ये लिखना शुरू कर चुके हैं कि त्रिवेंद्र गुट का कौन सा चेहरा है, मदन कौशिक है, निशन गुट का कौन सा चेहरा है, भगत सिंह कोश्यारी का जिक्र होने लग गया, पेड़ा का चेहरा है, भगत सिंह कोश्यारी का देख पा रहे हैं। पंकज जी, जहां तक आज का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारा होमवर्क किया गया है और उसके बेस पे उन्होंने किया है। अगर देखें, उसको एनालाइज करें, तो आपको सबसे पहले ये लगेगा कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में कभी भी ये बात चर्चा नहीं चली कि वो मंत्रिमंडल में आएंगे। भरत चौधरी की हम बात करते हैं, उनका मंत्रिमंडल में आना जो है थोड़ा सा कभी भी अप्रत्याशित है। हाँ, बत्रा साहब का जो है नाम चलता था क्योंकि यंग हैं और 3 बार के विधायक हैं और किसी न किसी तरीके से जो पंजाबी लॉबी से भी आते हैं, वो था जरूर। लेकिन जो नाम सबसे आगे जो सबसे लग रहा था मुझे नाम, वो राम सिंह खेड़ा का था, क्योंकि राम सिंह खेड़ा जो है, अगर आप समझ लो, भीमताल सीट से आते हैं, निर्दलीय लड़े तब भी जीते, और कांग्रेस की पृष्ठभूमि से थे तब भी जीते, और जब बीजेपी में उनको लाया गया तो उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो उनको किसी तरीके से उन्होंने उनको मंत्रिमंडल में विस्तार में जोड़ा है। जहां तक बात यह है कि खजानदास जो है, आप जानते हैं कि आरक्षित सीट के नेता हैं और काफी दिन से जो है देहरादून में और संगठन में बहुत जो है सक्रिय हैं, और उनको एक टाइप से बड़ा डोसाइल टाइप का जो है उनको नेता माना जाता है, हर जगह हर लोगों से बात करना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चेहरा उन्होंने आगे लाने की कोशिश करी है। हाँ, जहां तक बात है कि कौशिक साहब की बात है, कौशिक साहब को क्यों बनाया गया, मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूं उनके बारे में, क्योंकि कौशिक साहब जो है अपने आप में एक टाइम पे जब कैबिनेट में हुआ करते थे तो कहते कि सीएम के बाद वही थे और हर फैसले वही लिया करते थे और काफी उनका रुतबा चलता था। लेकिन जिस तरह से आप जब से धामी सरकार आई, वो तो थोड़ा जो है किनारे होने लगे, और बहुत सारे जब इलेक्शन भी हुए थे इससे पहले 2024 में, तो उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी चली थी और बहुत सारी बात हुई थी, लेकिन फिर भी उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक फैक्टर कौशिक जी के बारे में था कि वो एक तो ब्राह्मण उससे आते हैं, फिर हरिद्वार में कांग्रेस का थोड़ा सा ज्यादा है और उधर उनकी लॉबिंग थोड़ा सा ज्यादा है, इस वजह से मुझे लगता है कि कौशिक साहब जो है इसलिए उनको लाया गया। बट जिस तरह से जो है, जिस तरह से सिलेक्शन और इलेक्शन, मतलब आप समझो सिलेक्शन हुआ है और ताजपोशी हुई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत कैलकुलेटिव है और आने वाले समय पे इसका जो है काफी इफेक्ट पड़ने वाला है, पहली चीज। दूसरी बात जो है, टाइम बहुत कम है, तो इनको कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें देखने में। जी, गजेंद्र रावत के पास हम जा रहे हैं। वो अक्सर राव जी काफी अपनी तल्ख टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। इस चेहरों को लेकर फिट कहां पर ये हो रहे हैं, किस तरीके से हैं, आगे विभागों की चुनौती भी होगी। गजेंद्र भाई थोड़ा बताइए, कोशिश कीजिएगा, आप किस चश्मे से देख पा रहे हैं इस तस्वीर को?
चश्मा बहुत स्पष्ट है कि पिछले 4 साल की जो नाकामी रही है कि भाई जिसको हम रोज चर्चा करते थे कि विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है सत्ता का, तो वो उसमें तो पूरी तरह फेल हुए हैं। 4 साल तक अपने पास इतने जो 36 विभाग क्यों दबा कर रखे गए, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और बधाइयां दी जा रही कि भाई कमाल कर दिया, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन सब साध लिए। ये कौन सी चर्चा है? आपको बताना पड़ेगा कि 4 साल तक आपने विभाग अपने पास क्यों दबा रखे थे, कारण क्या थे? सिर्फ फुटबॉल थी, आपसे जो है मन मुटाव था, क्या वो प्रचंड बहुमत देकर? आखिरकार उत्तराखंड की जनता ने 47 विधायक चुनकर भेजे थे आपके, तो क्या इसलिए भेजे थे कि 4 साल तक आप काम न करो और 5वें साल में कहो कि साहब कमाल हो गया, धड़ाम हो गया, ये हो गया, सो हो गया? क्या मतलब इन बातों का? आपको बताना पड़ेगा जनता को कि 4 साल तक इन विभागों को दबाने के पीछे रहस्य क्या था, वो झगड़े क्या थे। और अब जब आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया हो गया, आपने 3-3 बार के 2-2 बार वालों को बना दिया, तो क्यों नहीं कहते कि हमने बिशन सिंह चौपाल को ठिकाने लगा दिया, 6 बार के विधायक को, 6 बार के विधायक बंशीधर भगत को ठिकाने लगा दिया, क्यों नहीं करे? 5 बार के विधायक अरविंद पांडे को ठिकाने लगा दिया, क्यों नहीं करे? ये तो कहना पड़ेगा ना। अगर आप इन बातों को नहीं कहेंगे तो फिर इसका मतलब ये चर्चा अधूरी है। और ये चर्चा अगर इस प्रकार से हम एक तरफ लेके चलेंगे कि भाई आज तो बहुत ऐतिहासिक निर्णय हो गया, बहुत सोच समझ के किया गया है, बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे, और आप लोग सब कह रहे हैं कि समय कम है। अगर समय कम है तो उसका जिम्मेदार कौन है? 4 साल किसने खा लिए? ये जवाबदेही किसकी है? कौन पूछेगा सवाल? ये इस प्रकार की बधाइयों का जो दौर चल रहा है, अगर यही चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि इससे खराब लोकतंत्र के लिए कुछ होगा नहीं। और आज जो मजबूरी आ गई है कि भाई आप ले देकर फिर उसी पॉइंट पर आ गए हैं कि मार्च 2016 में जिस प्रकार विजय बहुगुणा की सरकार गिराने का काम किया था, आज वो फिर डर गए दोबारा से कि ऐसा ना हो कि इस प्रकार के जो लोग हैं आ रखे और जो मजबूरी में लिए गए हैं, ये लोग फिर सरकार ना गिरा दें। ऐसा ना हो कि फिर जो है बन बनाई सरकार गिर जाए, तो फिर आप उन्हीं लोगों को लेकर आ रहे हैं जिनको आप कल तक कहते थे कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, फिर आप कहते थे कि ये तो जो है रिश्वतखोरों की पार्टी है, ये समाज विरोधी पार्टी है। आखिरकार क्या मजबूरी है कि भाजपा के जो कौन भाजपाई था उसको आपने ठिकाने लगा दिया, और वो 40 विधायक आज भी आपने बैठा रखे। 12 में से जो है 8 जो मंत्री हैं वो तो कांग्रेस मूल के आपने बना दिए। तो आखिर ये किस प्रकार की भाजपा हो गई? असल बात यह है कि आखिरी साल का बजट भी पास हो गया जी, ये तो हो गया। अब आखिर में आप कह रहे हैं कि साहब आज हमने सब कुछ साध लिया, तो इसे साधना नहीं कहते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हताश निराश और उसके बाद ये ढूंढा जा रहा है कि अब किस प्रकार से चैप्टर क्लोज किया जाए, और ये आखिरी भी नहीं है। अगर हालात इसी प्रकार के कि आज आपको इन कांग्रेसों के भरोसे से सरकार चलानी पड़ रही है, पहले से आपको सतपाल महाराज जी, सतपाल महाराज थे, वो दुनिया का जिक्र कैडर का जो कार्यकर्ता होगा वो बेहद हताश और निराश आज भी है। ठीक है भाई जी, आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है, तो सिग्नल प्रॉब्लम होगा। प्रदीप जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुकरेती जी, मंत्रिमंडल विस्तार देख रहे होंगे आप, थोड़ा बताइएगा इस तस्वीर के बारे में, आप क्या सोचते हैं? क्या राज्य आंदोलनकारी सोच रहे हैं? इतना वक्त क्यों लगा? प्रदीप अनम्यूट कीजिए। उनका आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ, कुछ तकनीकी इशू आ रहा। मैं जोशी जी की तक जाता हूँ। वही सवाल जो आपने उठाए, गजेंद्र भाई के सवालों के जवाब तो अब देने ही पड़ेंगे, अब कैसे चलेगा वरना। जोशी जी थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सवाल तो अच्छे हैं, ये जानना मतलब हर आदमी का हक है, और जनता ये जानना चाहती है क्यों दबाए रखा आज तक सारी चीजें, और जो सवाल हुए। देखिए पंकज जी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, कोई बोल सकता है। और राउत जी वरिष्ठतम पत्रकार हैं, और इस प्रदेश में मैं 20-25 साल से तो लगातार मैं स्वयं भी संपर्क में हूँ जी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि हर बात आप निगेटिविटी में बोलोगे, हर बात में आप ये कहोगे। देखिए किसी भी पार्टी का ये अपना निजी अधिकार है, और किसी भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। आदरणीय 20 जी बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ,
मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, हाँ। ये तय करने का अधिकार भी मुख्यमंत्री के पास होता है। कितने मंत्री होंगे, संवैधानिक तौर पर आप 15% हाउस की स्ट्रेंथ के 15% आप मंत्री बना सकते हो, लेकिन संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपकी बाध्यता है कि आप 12 के 12 मंत्री लगातार बनाए रखेंगे। कहीं बाध्यता नहीं है जी। कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, लेट हुआ है, होना चाहिए था, जरूरी कोई कंपल्सन नहीं है कि 12 के 12 मंत्री आपको बनाने पड़ेंगे। नहीं ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन ठीक है, कुछ चीजें कहते हुए मेरा निवेदन ये है कि मैंने इसलिए कहा, राउत जी वरिष्ठतम पत्रकार है, हम बहुत सम्मान करते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कुछ चीजें आप देखिए, आप कह रहे हो कांग्रेस पर, ठीक है, कांग्रेस पृष्ठभूमि को लोग क्या राजनीति नहीं करेंगे? 3-3 4-4 बार जीत के आए हैं और भाजपा के टिकट पर जीत के आए हैं, एक बात। दूसरी बात, कोई कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया है। तीसरी बात यह है कि उत्तराखंड से बाहर के व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया है। जो बनाए गए हैं वो पार्टी की नीति रीति, पार्टी के कार्यक्रमों को, वो पार्टी के सिद्धांतों पर अपनी आस्था रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं जी। इसलिए हाँ, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ, लेट हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, हम भी उम्मीद कर रहे थे जल्दी हो जाए, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ही बना दिए, कांग्रेस चला रही है, और अब ये मतलब मेरे गले नहीं उतरती। मैं सवाल ये नहीं व्यक्तिगत था रूप ना, से सहमत नहीं रहता हूँ। थोड़ा सा जोड़ दो, मेरे मन में भी कुछ चीजें आती है, मैं सीखता हूँ आप लोगों से, कि वो सवाल ये है कि कांग्रेसी बना दिए वाले से ज्यादा भारी ये है कि बीजेपी वाले जो कतार में खड़े हैं, या बीजेपी के पास जो जीते हुए विधायक हैं जो मेहनत करते रहे हैं, उनको नहीं जगह मिली। सवाल यहाँ पर भी आ जाता है ना। मेरा 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 आपसे विनम्रता के साथ सवाल है, हाँ। क्या धामी जी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीते हुए व्यक्ति को मंत्री बनाया है क्या? यही जो रहेगा। कमल के चुनाव जो सुन लीजिए जरा प्लीज, जो कमल के चुनाव चिन्ह पर जो व्यक्ति जीत के आया है, चाहे वो पहली बार जीत के आया, मान लेते हैं, क्या वो बन गया तो गलत बन गया क्या? क्या उस व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है मंत्री बनने का? अगर वो विधायक बन गया तो उसकी क्वालिफिकेशन होगी, कोई मंत्री बन सकता है जी। मतलब अगर हम लोग इन बहसों में उलझे रहेंगे तो हमारी बहस की सार्थकता नहीं रहेगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हम और चीज में करें। मैंने कहा ना, मैं स्वीकार करता हूँ लेट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा संविधान हम भी पढ़ते हैं, हमने भी देखा है, बाध्यता कहीं नहीं है। मैक्सिमम आप स्ट्रेंथ ऑफ हाउस जो सदस्य हैं हाउस के 70 हैं, 70 का आप 15% बना सकते हो, उसके एक्सीड नहीं कर सकते हो, ये बाध्यता है। ठीक है। लेकिन ये कहाँ है कि आप बनाओ न बनाओ, भी ये उसका अधिकार भी तो, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो भी तो सोच रहा होगा। ठीक है, आपने व्यक्ति इतना वो उस मतलब व्यक्तिगत टिप्पणियों से, या मेरा सुझाव है, ये मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अब ये तो एक जनरल सवाल है, मुन्ना सिंह चौहान वाले भी पूछ रहे हैं वो कि मुन्ना सिंह चौहान क्यों इतने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट, इसका जवाब पूछ लिया ना सवाल कि बीजेपी नेता है। इसका जवाब जब आदरणीय मुन्ना सिंह जी पूछेंगे या कोई पूछेगा तो पार्टी देगी ना। वो पार्टी का, मैंने कहा ना, ये विशुद्ध रूप से पार्टी का अपना निर्णय होता है, वो व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। ये मेरे और आपके कहने से नहीं होगा जी, ये पार्टी का निर्णय होता है भाई। पार्टी के निर्णय से सबको बधे रहना पड़ता है, पार्टी से बाहर जाके बात नहीं होती है। सरकार और सरकार जनता की ये 16 की बगावत का जिक्र किया। 16 की बगावत में 16 की बगावत क्यों हुई ये सब लोग जानते हैं। किसने बगावत की, कौन उस बगावत का नायक था। अब मैं कुछ चीजें मैं नहीं बोलना चाहता हूं, मैं थोड़ा बच के चलता हूं। ठीक है, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम चलो निर्वाचित नहीं हो पाए, या हमको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, या हमको नहीं समझा इस लायक। नहीं आपकी मेहरबानी है कि आप हम लोगों को चलो डिबेट में सम्मिलित कर लेते हो या हमको बिठा लेते हो, लेकिन पार्टी के अपने निर्णय भी होते हैं। कोई सवाल नहीं पूछा, पार्टी के और सरकार के फैसले पर सवाल पूछा जा रहा है। हमने नहीं कहा आपको क्यों टिकट नहीं दिया, हमने नहीं कहा आपने क्यों नहीं चुनाव लड़ा। हम तो उम्मीद करते हैं कि जहां कांग्रेस से आए बीजेपी में मंत्री बन रहे हैं, आप भी विधायक बने। आप भी विधायक बने ना, क्योंकि मैंने कहा ना, ये मैंने इसलिए कहा ना, ये पार्टियों के अपने निर्णय होते हैं।
हाँ ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी का अपना निर्णय भी होता है कहाँ पर क्या काम करेगी ये पार्टी। इसलिए मैंने बिल्कुल। पहले शब्द कहा ठीक है सर। कि उसमें हम सवाल खड़े करें, फिर वो बात मेरी हमने समझ तो से परे है। मंत्रिमंडल हमने तो उस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदीप जी फिर चले गए। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। ये जो कांग्रेस कर रही है, जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का मतलब ये है कि जनता के लिए पार्टी का आपका फैसला हो सकता है, लेकिन जब सरकार का कोई मैंने फैसला होगा मैंने या सरकार का मैंने फैसला होगा, मैंने वो मैंने तो अवध मैंने जी का भी है, कांग्रेस मेरा भी है, बीजी का भी है, सबके मैंने लिए फैसला है। मैंने कांग्रेस पार्टी के जवाब में दिया, भैया पाकिस्तान से तो कोई मंत्री बनाया नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड से बाहर का मंत्री नहीं बना है, जो भाजपा के टिकट पर, भाजपा के प्रदीप जी सिंबल आप पर जीत के बस आया है, पहुंच वही गए तो व्यक्ति आप मंत्री रखिएगा बना सर। है। हाँ, मैं उस बात को स्वीकार करता हूँ कि लेट हुआ, चलो मान लेते हैं, जी लेकिन प्रदीप जी इस बात बोलिए। में ये पार्टियों के अपने निर्णय भी तो हैं। हाँ, जो प्रदीप जी क्या कह रहे हैं, देखिए वो लाठी खाने वाले तो इधर बोलते हैं कि हम रह ही गए, इनको भी विधायक मंत्री बनाइए कुछ। वो लाठी खाने वाले बीजेपी में भी है, वो लाठी खाने वाले बीजेपी के बाहर भी है। प्रदीप जी। जी नमस्कार जी। जी जी बोलिए। ये मंत्रिमंडल के एक बार चेहरे रिपीट। आपका सवाल मेरे संज्ञान में नहीं आया। मैं कह रहा हूं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी ने जी 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 बड़ा जी जी। बढ़िया फैसला लिया, 5 नए चेहरे आ गए, अब तो बहुत बढ़िया तरीके से काम होगा ना, मतलब ये चीजें हम देख पाएंगे। आप क्या सोचते हैं इन चेहरों को लेकर, इस विस्तार को लेकर? देखिए पंकज जी, जिनको ये मंत्रिमंडल पद मिला है उनको बधाई इसलिए कि उनका एक बायोडाटा, जो बेरोजगार होता है, जब किसी को किसी कंपनी में एक रोजगार मिलता है तो उनका बायोडाटा मेंटेन होता है कि मैं फला कंपनी में लग गया हूं, अब मैं आगे अप्लाई करने के लिए और थोड़ा सा एप्लीकेबल है भी बायोडाटा बन गया है। मैं इसको उस दृष्टि से देख रहा हूं। दूसरा, जैसे अभी जोशी जी ने जिस सन का जिक्र किया 2016 का, ये इस समय जिस तरह की परिस्थितियां जो हम भाप पा रहे थे, हो सकता है हमारा आकलन गलत हो, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी के अंदर उहापोह अंदर ही अंदर चल रही थी, जो बाहर दिखाई नहीं दे रही थी। आपने देखा होगा बीच में, चाहे वो उर्मिला सनावर वाला हो, दुष्यंत वाला हो, अंकिता वाला काम, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि जनता तो अपना जन आंदोलन जो कर रही है, मांग करने वाले मांग कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी के अंदर भी जो द्वंद्व जो था, ये सारी चीजें उनका भी वो कारण था कि कहां से ये चीजें पैदा की गई, किसके लिए पैदा की गई। ये अस्थिरता सरकार में बनाए, एक पक्ष चाहता है स्थायी रहे, एक पक्ष चाहता है कि बदलाव हो। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए भी ये कदम उठाया गया, जितना मैं मानता हूं। दूसरी बात, अब बात ये आ रही थी, अभी मैं सुन रहा था कि क्योंकि उसमें से एक दो मंत्रिमंडल का हमें भी पता था कि इनको मिलने की संभावना है, और इसमें यह है कि उन्होंने इस बार महिलाओं के लिए कई लोग कयासबाजी कर रहे थे, तो महिलाएं नहीं ली गई। इसमें यह था कि शायद रेखा जी को हटा दिया जाएगा, दूसरी आर्य मैडम को ले लिया जाएगा, या आशा जी को एक बैलेंस करने के लिए ले लिया जाएगा, उधर से उन्होंने रुद्रप्रयाग से ले लिया, या खंडूरी मैडम को हटाया जाएगा क्योंकि उनपे कई चीजों की उनकी भी जो है प्रबल संभावनाएं बता रहे थे। ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे 4 साल उन्होंने अपना कैलिबर दिखाया कि भाई मैं सारा संभाल सकता हूं, अब ये 6 महीने के अंदर कितना ये दिखा पाएंगे कैलिबर। हम तो पॉजिटिवनेस की बात करेंगे कि सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छा हो। सबसे पहली बात, जो पूरे प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। मंत्रिमंडल तो चलेगा जैसे चलेगा, अधिकारी कर्मचारी आप रोज देख रहे होंगे कि कैसे बदलाव हो रहे हैं, कैसा कौन किसकी बात को इग्नोर कर रहा है, और ये सारी चीजों को लेकर जैसे फोकस किया गया मंत्रिमंडल। अब आज ये चलेगा कि किसको क्या मिलेगा, एक्साइज कौन लेगा, आरटीओ कौन लेगा, सब चीजें उसमें चलेगी, लेकिन सरकार के पास केवल 6 महीने का समय है अपने आप को अच्छा दिखाने का, कि सारी चीजें जो पिछली जो शिकायतें लोगों की, जनता की हैं, उसको ओवरऑल हम कैसे फ्रेम में लाने की कोशिश करें, या जो आलोचना ना होनी पड़े। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करते हुए मुझे लगता है कि शायद ये करने का प्रयास किया जा रहा है। अब कई लोग उनके पिछले कामों का आकलन कर रहे हैं, जिनको मंत्रिमंडल में मौका मिला है, वो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति इस समय है, मैं खासकर अस्थायी राजधानी देहरादून की मैं अगर बात करूं कि कहीं प्लॉटों पे कब्जा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किस तरह का वो हो रहा है, कहीं वो होता है। अब कप्तान भी बदल दिए गए और पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही होगी, लेकिन स्वयं जब तक जनप्रतिनिधि मैदान में नहीं उतरेंगे इन चीजों को लेके, कार्य दृष्टि की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं फोकस करना होगा।
जनता के मुद्दों को स्वयं संज्ञान लेना होगा, तब जाकर के ये सारी बातें चीजें निकल के आएंगी। इससे कितना असर पड़ता है। हरिकृष्ण भट्ट जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो ये कहा जा रहा है कि ये तो सीएम धामी का, धाकड़ धामी का मास्टर स्ट्रोक है। पहले ही कांग्रेस वाले जवाब नहीं खोज पा रहे थे, अब तो और नहीं खोज पाएंगे। मैंने ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे आदरणीय जोशी जो है संविधान के पीछे जो है छुपने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है। अरे 13 जनपद हमारे प्रदेश में हैं। इन 13 जनपदों के प्रभारी मंत्री होने चाहिए। 4 मंत्री से आप पूरा प्रदेश चला रहे हैं। पहाड़ में आपदा से त्रस्त हैं, आप शिक्षा व्यवस्था से त्रस्त हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था से त्रस्त हैं। अब जब प्रभारी मंत्री नहीं रहेगा, कोई मंत्री नहीं रहेगा देखभाल करने वाला, तो स्थिति इस प्रदेश की क्या होने वाली है आपने 4 साल देखा है। और अब 6 महीने, अभी आपने अगर साल भर पहले अगर मंत्री बना दिए तो आप ये देखिए ना, आप बजट पास हो चुका है। बजट जो है राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है, साल भर का रोड मैप तैयार हो चुका है, मंत्री लोगों ने प्रस्ताव दे दिए, सारी बहस हो चुकी है। अब तो उन्होंने एक मुंशी होता है जैसे काम देखने वाला, सारा रोड मैप तो तैयार हो चुका है। अब इन्होंने मुंशी तैनात कर दिए देखने के लिए 6 महीने में। अब आदरणीय जोशी जो चले गए हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है संविधान कही, संविधान है बाध्यता किसी चीज की नहीं होती। बाध्यता तो ये भी नहीं है कि कोई बाध्यता मंत्रिमंडल गठन की भी है, मुख्यमंत्री अकेले चला सकते हैं। लेकिन इस जनपद में कहीं तो कुछ रखा होगा ना कि हमने जो है इतना % अगर हमने मंत्री बनाने हैं तो उस पूरे प्रदेश को चलाने के लिए। मंत्री अपना आप में सरकार होता है। अगर मंत्री जिले में पहुंचेगा तो जिला प्रशासन दुरुस्त होगा। आप देखिए ना, धराली और थराली आपदा में क्या हाल हुए। आप देखो ना, सैकड़ों स्कूल बंद हो गए, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। राजधानी अपराध से त्रस्त है। आप देख रहे हैं रोज कोई ना कोई घटनाएं सुनने में आती हैं। अपराधियों में सरकार नाम का डर नहीं रह गया है, बिल्कुल नहीं। यही कारण है। आप अगर सत्ता को केंद्रित करोगे तो यही होगा, अपराधियों में डर समाप्त हो जाएगा और जो है जो स्थिति चल रही है उत्तराखंड की हमारी, ये चलती रहेगी हमारे। और जो कह रहे थे कि कांग्रेस के जो है किसी नेता को नहीं बनाया, तो वो कह सकते हैं, वो भी अतीत में कांग्रेसी रहे हैं। आप तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने कांग्रेसी गोत्र के हैं वो तो जो है रजाई के अंदर मुंह छुपा के हंस रहे होंगे। आज ठंड भी है 2 दिन से ठंड है, वो कम घर में कंबल के अंदर मुंह छुपा के हंस रहे होंगे कि यार हमारे गोत्र के सारे लोग जो है भारतीय बन गए हैं। लेकिन अगर आफ्टर ऑल देखा जाए तो ये वही प्रेशर पॉलिटिक्स है जो 2016 में सरकार तोड़ने वालों ने, उस समय हरीश रावत जी की सरकार को में प्रेशर बना करके जब प्रेशर उनका नहीं चला तो सरकार तोड़ दी। वही प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी सरकार में डालना चाहते थे, जो कि इस समय प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ है। प्रत्येक मोर्चे पर सरकार विफल रही है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महिला अपराध हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपदा प्रबंधन का मसला हो। हर मुद्दे पर सरकार विफल है और इस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए सरकार ने ये सिगुफा छोड़ा है, जो कि चलने वाला बिल्कुल नहीं है। जनता समझती है उत्तराखंड की सारी। मैं थोड़ा राजनीतिक जानकार रवीश जी से जान लो कि कितनी प्रेशर पॉलिटिक्स है और इसका प्रेशर कैसे मतलब रिलीज होगा। ये क्या हम आगे देखते रहेंगे? अगर यहाँ प्रेशर है तो फिर सरकार चलाने में भी प्रेशर होगा, फिर सरकार चलाने में प्रेशर होगा तो फिर आगे चुनाव में भी प्रेशर होगा, टिकटों को लेकर प्रेशर होगा। बीजी क्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई में जिस प्रेशर पॉलिटिक्स का जिक्र हो रहा वही है ये तस्वीर हमको जो देखने को मिली है? पंकज जी देखिए, प्रेशर तो बहुत ज्यादा था। अगर प्रेशर नहीं होता तो अब 4 साल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता, समझ गए ना। क्योंकि प्रेशर ऊपर से इतना है कि अगर किसी को बना लिया और किसी को नहीं बनाया, कौन से पृष्ठभूमि का कौन है, कौन संगठन का है, कौन आरएसएस के पृष्ठभूमि का है, कौन हाई कमान का आदमी है, तो प्रेशर तो हर जगह से होता है। ऐसा नहीं होता हर एक पार्टी में मंत्रिमंडल में आने के लिए प्रेशर होता है। तो इसके लिए ही जो इतना ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से ये 4 साल लग गए बीजेपी को मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए। और अगर आप ये देखें कि जो और भी इन लोगों ने जो दायित्वधारी जो बनाए थे, आप ये देखो कितने पहले कम थे और बीच में 3 साल बाद कहीं जाके दायित्वों का इन्होंने जो है बंटवारा किया। और अब ये मुझे ये लगता है कि अभी ये भी न्यूज आ रही है कि करीबन कुछ और लोग हैं जो लोग जिनको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं या जिन लोगों को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, उनको दायित्व देने की तैयारी में है। तो वो जहां तक बात पृष्ठभूमि की बात नहीं है, पृष्ठभूमि के अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि अंदर ही अंदर जो है हर एक जो लॉबिंग है, लॉबिंग में ये था कि अगर इसको बना देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आप ये देखिए ना कि कौशिक साहब तो पूरे जो है पिछले 4 सालों में गायब ही रहे। वो किसी राजनीति मतलब आप समझ लो किसी मंच में भी नहीं दिखाई दी और अचानक उनको फिर कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये बहुत सारी बातें और ये प्रेशर टेक्निक तो होती हैं। और अभी तो देखिए पंकज जी, देखिए अगर आप ये देखिएगा आने वाले टिकट का बंटवारे में आप देख लीजिएगा, मुझे जो लगता है कि इस बार बहुत बड़ा फेरबदल होगा सर, बहुत सारे नाम जो है कट जाएंगे। मैंने इसीलिए पूछा कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ये खत्म नहीं होती ना कभी। मैं गजेंद्र भाई के पास जाता हूँ,
वो हालांकि गजीन भाई आपके सवाल जो थे ना वो मेरे मन में भी थे और मैं पूछ रहा, लेकिन बीजेपी वाले कुछ इसी तरीके से बच के निकलते हैं, ये हम कुछ वक्त से देख रहे हैं। पहले तो कोई आता नहीं, मैं आपके चक्कर में मुझे मजबूरन कोई ना कोई ढूंढना पड़ता है जब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ या आपसे सवालों के जवाब खोजना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बिना आपको अच्छा नहीं लगता और आप बते नहीं। लेकिन अब यहाँ से हम प्रेशर पॉलिटिक्स ही देखेंगे आगे को या फिर कुछ और बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि बीजेपी की मंशा और इस मंत्रिमंडल में इन चेहरों की जगह को लेकर आपने बहुत सारे सवाल तो कर दिए हैं, लेकिन बचा है करने के लिए काम 6 महीने का, 6 महीने के अंदर साबित करना होगा। और दरअसल सवाल ये है कि जो आज भी ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, इसका जो असंतुलन का विषय है वो आप इस बात से समझ सकते हैं। जो सीमांत जो हमारा जो जिला है उत्तरकाशी, उस उत्तरकाशी जिले में जिसमें जिस धराली आपदा की भी बात कर रहे थे, तो वहां उस जिले को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। अब आप अगर ये देखेंगे जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र है जहां से सिर्फ खजानदास है, तो आप अगर बगल वाली पौड़ी लोकसभा को देखें तो वहां आज आपने भरत सिंह चौधरी को लिया है, उससे पहले जो पाल महाराज वहीं से हैं, धन सिंह रावत को आप देखते हो वहीं से हैं, सुबोध उनियाल वो भी उसी पौड़ी लोकसभा का हिस्सा है। तो क्या उस पौड़ी लोकसभा में इतनी बड़ी कोई आफत आ गई इन लोगों को कि आज ये करना पड़ रहा है कि एक संसदीय क्षेत्र से 4-4, 5-5 मंत्री बनाने पड़ रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि जिस हरिद्वार में आपकी हालत पंचर थी और 2022 का चुनाव परिणाम जिस दिन आया, तो धामी जी के बगल में बैठते हैं संजय गुप्ता, ये विधायक रहे हैं भाजपा से, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि भाई जो धामी आ रहे हैं, जो संजय गुप्ता आ रहे हैं, जो 3-4 लोग आ रहे हैं, उनको जो है मदन कौशिक ने हराया। मदन कौशिक उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। इतने गंभीर आरोप लगे, उसके बावजूद आज उनको वापस लाना पड़ा। अभी ये ऋषि कह रहे थे कि उन्होंने देखा नहीं कि पिछले 4 साल तक मदन कौशिक कहां थे। ये वो गंभीर सवाल है जो बता रहा है कि अभी भी ये नहीं कह सकते कि सब कुछ जो है ठीक ठाक हो गया है। आने वाले समय में भी ये जो चुनौतियां हैं इसलिए बरकरार रहेंगी जी, क्योंकि जिस अंदाज में अभी जो जोशी जी कहते हैं कि कोई बाध्यता नहीं है मंत्री बनाने नहीं बनाने, तो बाध्यता इस बात की भी नहीं है कि किसी हारे हुए व्यक्ति को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाओ और हारे हुए को ही जो है आप मुख्यमंत्री बनाओ, हारे हुए को सब कुछ बनाओ। ये तो सारा उसी प्रकार का खेल है। तो कुल मिला के जो सारा कुछ कोशिश की जा रही है, ये अब सब फेस सेविंग पे आ गया मामला। और जिस अंदाज में सिर्फ पौड़ी लोकसभा सीट पर इतना ज्यादा फोकस किया गया है, क्या वो अनिल बलूनी का प्रेशर है, अनिल बलूनी के लोगों को लाने के लिए किया गया है, या जो दूसरे ध्रुव जो अभी आपने कहा कि हरीश रावत गुट के हैं उनको साधने के लिए किया जा रहा है, या फिर वो जो प्रतिपत्ता है अजय चौहान बदल के साथ में उनको साधने के लिए किया जा रहा है। राम सिंह खेड़ा का भाजपा में क्या योगदान है कोई बता नहीं पा रहा है। और मूल बात फिर वही आएगी कि जिन लोगों ने इस पार्टी को सींचा, पाला पोसा, बड़ा किया, संघर्ष किया, लाठी खाई, ये सब किया, उसका कार्यकर्ता आज फिर हताश है। अभी भी आज जाकर पूछ लीजिए कि सुबोध उनियाल से लेके सतपाल महाराज और रेखा आर्य से लेके अभी जितने मंत्री बने, इन सब लोगों के दफ्तरों में, सौरभ भवना के दफ्तर में, ये जो आज बने, इन लोगों के दफ्तरों में जाने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता झिझकता है, वो इनके पास नहीं जाता है, वो अपने आप को असहज महसूस करता है। और इन लोगों के दफ्तरों में जो पहले से भी बने हुए हैं, वहां कांग्रेसी जाते हैं अपना काम करवाने के लिए। हालांकि कांग्रेसियों की स्थिति यही, कल आपने देखा कि सूर्यकांत धस्माना कल फिर सीएम दरबार में जा रखे थे, वहां उनकी अपनी फाइलें चल रही है वहां पर। ये भी इस प्रदेश में चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो भी हुआ, आप ये जो भी चल रहा है आपको, मतलब ये हम देख रहे हैं कि जिस बात को हम पहले दिन से कहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, काम बांटा जाना चाहिए, ये बात 4 साल बाद याद आ रही है। जब आप इलेक्शन ईयर में आ गए हैं और दौर में आ गए, जब अभी कुछ दिन पहले अमित शाह हरिद्वार में बोल के गए कि तीसरी बार भी हमारी सरकार बनाना भैया, तो जब एक प्रकार की चुनावी सभा करके चले गए, उसके बाद आप जो है मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, तो बहुत कुछ करने के लिए होगा नहीं। बहरहाल हमारा ये मानना है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो लोग अपना घर भरने की बजाय अगर जनता के लिए कुछ काम करेंगे तो ज्यादा सुखद होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं राव जी की जनता के लिए काम हो। अब हम तो पहले से ही कह रहे थे कि कुछ काम होते। अभी हमारे एक पत्रकार मित्र हैं सूर्या बर्थवाल, वो काफी हम एंकरिंग करते थे कभी हमारे साथ मीडिया में, उन्होंने स्वरोजगार को चुना, उन्होंने वापसी की। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि उन्होंने होम स्टे का एक प्रोजेक्ट उस पर काम किया, 30 लाख का लोन लिया, है ना, और वो उनको
फंसा दिया गया है गंदे तरीके से। 92,000 का पानी का वो एस्टिमेट का बिल एक पाइपलाइन बिछाने के लिए उनको भेज दिया गया। उस पर ऐसी चीजों पर ज्यादा काम होने की जरूरत है। और चेहरे तो आएंगे, बदलते रहेंगे, बहुत सारे सवालात हैं, आगे बात होगी इस पर भी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बीजी भी जुड़े थे, प्रदीप जी भी जुड़े थे। तो वक्त है भैया, कभी बहुत ये समझ लीजिए कि चेहरे बदलेंगे, नए आएंगे, पुरानों में भी रिशफल होगा, कुछ को अंदर कुछ को बाहर किया जाएगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। 5 जो नए आए उनको लेकर सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। कई महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी थे कि भाई जिन लोगों को फिट किया गया है उस पर क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का असर है और क्या उसे साधने के लिए कोशिश की गई है, क्योंकि चेहरे तो और भी थे जो कतार में थे, जो पहले पायदान पे थे, लेकिन वो चेहरे को दरकिनार करके अच्छे खासे खुले मौसम में शपथ ग्रहण ना कराकर भरी बरसात में छाता लेकर शपथ ग्रहण कराने की मजबूरी क्या थी? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। चश्मा बहुत स्पष्ट है कि पिछले 4 साल की जो नाकामी रही है कि भाई जिसको हम रोज चर्चा करते थे कि विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है सत्ता का, तो वो उसमें से पूरी तरह फेल हुए हैं। 4 साल तक अपने पास इतने जो 36 विभाग क्यों दबा कर रखे गए, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और बधाइयां दी जा रही कि भाई कमाल कर दिया, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन सब साध लिए। ये कौन सी चर्चा है? आपको बताना पड़ेगा कि 4 साल तक आपने विभाग अपने पास क्यों दबा रखे थे, कारण क्या थे? सिर्फ फुटबॉल थी, आपसे जो है मन मुटाव था, क्या वो प्रचंड बहुमत देकर आखिरकार उत्तराखंड की जनता ने 47 विधायक चुनकर भेजे थे आपके, तो क्या इसलिए भेजे थे कि 4 साल तक आप काम न करो और 5 साल में कहो कि साहब कमाल हो गया, धड़ाम हो गया, ये हो गया, सो हो गया? क्या मतलब इन बातों का? आपको बताना पड़ेगा जनता को कि 4 साल तक इन विभागों को दबाने के पीछे रहस्य क्या था, वो झगड़े क्या थे। और अब जब आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया हो गया, आपने 3-3 बार के 2-2 बार वालों को बना दिया, तो क्यों नहीं कहते कि हमने बिशन सिंह चौपाल को ठिकाने लगा दिया, 6 बार के विधायक को, 6 बार के विधायक बंसीधर भगत को ठिकाने लगा दिया, क्यों नहीं करे? 5 बार के विधायक अरविंद पांडे को ठिकाने लगा दिया, क्यों नहीं करे? ये तो कहना पड़ेगा ना। अगर आप इन बातों को नहीं कहेंगे तो फिर इसका मतलब ये चर्चा अधूरी है। और ये चर्चा अगर इस प्रकार से हम एक तरफ लेके चलेंगे कि भाई आज तो बहुत ऐतिहासिक निर्णय हो गया, बहुत सोच समझ के किया गया है, बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे, और आप लोग सब कह रहे हैं कि समय कम है। अगर समय कम है तो उसका जिम्मेदार कौन है? 4 साल किसने खा लिए?